Student, today we are discuss about the topic chapter 2 water resource. It is a standard 10. Is it standard 10? Are you sure? Sure. Okay. Geography. Geography है. देखिए आज हम लोग सब पढ़ेंगे वाटर रिसोर्स के बारे में. जबकि हम जैसा हम लोग जानते हैं वाटर रिसोर्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स आफ्टर द एयर. ड्यू टू वाटर लाइफ इज एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. ड्यू टू वाटर, due to presence of the water. Now, as we have read about the resource, there are different types of resource: renewable resource, non-renewable resource, biotic resource, abiotic resource. उसके बाद potential resource, stored resource. उसके बाद हो गया आपका इस तरह हम लोग रिसोर्स, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, इस सब रिसोर्स के बारे में पढ़े. उसी में से हम लोग ये पढ़ रहे हैं वाटर रिसोर्स. वाटर रिसोर्स रिन्यूएबल रिसोर्स है. क्यों? क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू यह बनता रहता है कंटिन्यू. ओके. दूसरी बात आते हैं धरती पे 71% ओशियन वाटर है, 71% और 20% लैंड. इस 20% लैंड पे जो है तो ये जो है ओशियनिक वाटर जो है सो मतलब अनफिट है ना, ह्यूमन यूज के लिए है ना, अनफिट फॉर ह्यूमन यूज. ह्यूमन के लिए लाभकारी है ना, है बड़ा इसका इम्पोर्टेंट. धरती पे जो टेम्परेचर नहीं हाई होता है उसका कारण यही है, वर्षा होती है उसका कारण यही है ना. लेकिन डायरेक्ट हम आप उसको यूज नहीं कर पाते हैं. ठीक है. तो हम लोग यूज क्या करते हैं? फ्रेश वाटर. तो फ्रेश वाटर जो है सो मतलब जितना भी फ्रेश वाटर है 25%, 2.5% सॉरी 2.5% है ना, जितना भी टोटल पानी का 96.5% ओशियनिक वाटर है, 2.5 फ्रेश वाटर है. इस 2.5 फ्रेश वाटर में 70% जो है आपका आइस है, यानी दोनों पोल पे अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, नॉर्थ पोल, ग्लेशियर और माउंटेन्स पे है. और रेस्ट जो है आपका फ्रेश वाटर अंडरग्राउंड लेक है ना और रिवर्स है. हमारा देश भारत जो है पूरी दुनिया में जितनी वर्षा होती है उसका 4% वर्षा भारत में होती है. और इस हिसाब से भारत 133 में रैंक पे, 133rd रैंक पे, 133rd रैंक पे भारत है. मतलब प्रेसिपिटेशन के मामले में. प्रेसिपिटेशन यानी सिर्फ रेनफॉल नहीं होता है, प्रेसिपिटेशन मतलब स्नोफॉल भी होता है, रेनफॉल भी होता है, हेल मतलब ओलावृष्टि भी होता है ना, साइक्लोनिक रेन होता है, मतलब सब कुछ आता है उसमें. पानी का किसी भी रूप में धरती पे आना, उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. अब हम लोग देखेंगे जो वाटर मैनेजमेंट, इस चैप्टर्स के पढ़ने का मेन मकसद क्या होता है. जो भाई हम वाटर को के बारे में जाने, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जाने, इसमें किस तरह की कमी है हो रही है उसके बारे में जाने, उसको हम कैसे दूर करेंगे उसके बारे में जाने. याद रहेगा ना, समझ गए. जो वाटर को हम कैसे समझें. ठीक है. इसमें आपका टॉपिक है वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर द वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. क्यों वाटर को कंजर्व करना है? अब बोलोगे सर जब इतनी मात्रा में पानी वर्षा होती है, बाढ़ आती है, नदी है, तो फिर कंजर्व करने की क्या जरूरत है ना. उसके बाद पानी का अभाव क्यों होता है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग बर्निंग एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर देख चुके होंगे. एकदम इसी महीने में, इसी महीने में आप लोग देख चुके होंगे दरभंगा के जिला में या गांव में, शहर में आप लोग देखे होंगे, मोहल्ले में देखे होंगे पानी का क्या इंपॉर्टेंस है. लोग लंबी कतार लगा के पानी में, जो कि मतलब दरभंगा में या हम लोग इस तरह का नहीं देखे थे, फिर भी कंडीशन हो गया था. तो पानी की स्कार्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस होता है उसको हम लोग इस बार पिछली बार देखे थे है ना. संजोग भाई लग जो आगे वर्षा हुई और वाटर लेवल है ना ठीक हो गया, प्रॉपर हो गया. अब हम लोग आते हैं, अब देखिए कहते हैं जो भारत में यहाँ पे डेटा दिया है कि 2025 तक सही से हम लोग पानी का मैनेजमेंट नहीं किया तो 2025 तक अगले 5 वर्ष के बाद जा करके भारत के बहुत सारे भागों में पानी का अभाव हो जाएगा. वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन. अब देखेंगे जो अब बोलेंगे सर वाटर स्कार्सिटी क्यों, या सच की बात सही में है ना. पानी बीच मीन प्यासी, सुनी सुनी लागत फांसी. सर चारों तरफ तो पानी है, चारों तरफ अराउंड अस, उधर पानी उधर नदी, तब पानी का अभाव. तो क्या पानी का अभाव है इसलिए है जो पानी प्योर होना चाहिए. हम पानी पिएंगे, ऐसा पानी पिएंगे जो हमारे लिए सुटेबल है. पानी तो समुद्र में भी है,
हम उसको पी सकते हैं क्या? पानी तो डोमेस्टिक यूज कर नदी नाले में भी उबालते हैं, क्या पानी को यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। आज आप जहाँ भी देखेंगे हर तरफ हम लोग मैक्सिमम ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, या रिवर वाटर का, या लेक का। मुंबई इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, फिर भी वहाँ पे झील के पानी को प्यूरिफाई करके लोगों को सप्लाई किया जाता है। दिल्ली में यमुना नदी के पानी को ट्रीट करके सप्लाई किया जाता है। तो ये कंडीशन है पानी का। तो आप देखोगे यहाँ पे कहता है given the abundance and the renewability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water. देखिए मतलब given the abundance of the पानी, abundance मतलब प्रचुर मात्रा में, और सबसे बड़ी बात प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद क्या है, ये रिन्यूएबल होता है। इसका गुण क्या है, फीचर क्या है, रिन्यू होता रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी है ना, आपको बताया जा रहा है कि स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी, भाई आश्चर्य की बात है, अकल्पनीय बात है। क्यों है? तो कहते हैं द मोमेंट्स वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेज इमीडिएटली एसोसिएट इट विद द रीजन हैविंग लो रेनफॉल और दोज दैट आर ड्रॉट प्रोन। जब भी यहाँ पे देखिए, जब भी पानी, द मोमेंट्स वी स्पीक, जब हम बोलेंगे वाटर स्कार्सिटी मतलब वैसा क्षेत्र, तुरंत हमारे दिमाग में पानी वहाँ पे होगा ना जहाँ वर्षा नहीं होती है। जैसे अभी मैं बताया डेजर्ट में, राजस्थान डेजर्ट और डेजर्ट है, लद्दाख ओल्ड डेजर्ट है, या जहाँ वर्षा कम होती है सेंट्रल इंडिया में, या मतलब महाराष्ट्र की ईस्टर्न महाराष्ट्र में सब जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पे पानी का अभाव होता है। या जिस बार अच्छी वर्षा नहीं होती है वहाँ पानी का अभाव हो जाता है, जैसे पिछले साल तो हम लोग देखे। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जब भी पानी स्कार्सिटी की दिमाग में बात आती है, जहाँ भी चर्चा होती है, तो हमारे दिमाग में यही चीज आता है कि पानी का अभाव हो सकता है। कहाँ हो सकता है? जहाँ वर्षा कम होती है, लो रेनफॉल होता है। ड्रॉट को उसको बोलते हैं सूखा प्रभावित क्षेत्र, ड्रॉट को, जहाँ वर्षा कम होती है सामान्यतः। वी इंस्टेंसली विजुअलाइज द डेजर्ट ऑफ द राजस्थान, बता रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए फिगर दिया है, ठीक है ना, मटका में लेकर के लोग खड़े हैं। तो वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप ऑफ रेन, वाटर हर जगह है। देखिए यहाँ पे फिगर बता रहा है, हर जगह पानी है। क्या पानी पी सकते हो? बाहर आती आए थे और उस पानी को पी सकते हैं? तो बोले ना, पानी बीच मीन प्यासी, सुनी सुनी लागत हंसी। देखिए हंसी लगेगी, क्यों हंसी लगेगी? पानी पी लीजिए, पानी पियेंगे तभी मरेंगे, नहीं पियेंगे तभी मरेंगे, ये कंडीशन होता है। इसीलिए हम क्यों, क्योंकि इम्प्योर वाटर है, बाढ़ का पानी है, कहाँ से बह के आ रहा है, उसमें हर प्रकार के सॉलिड है ना, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल है ना, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विभिन्न प्रकार की चीज मिले, उसको पी नहीं सकते हैं, पियेंगे तो शरीर पे उसका बैड इफेक्ट्स पड़ेगा। तो ये बताया वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। आफ्टर हेवी रेन डाउनपोर ए बॉय कलेक्ट ड्रिंकिंग वाटर इन कोलकाता। तो इतनी वर्षा के बावजूद भी उसे पानी लाने के लिए जा रहा है। जब वर्षा है तो पानी लाने क्यों जा रहा है भाई? ले लो, उठा लो। नहीं उठा सकते हो, नहीं उठा सकते हो, क्योंकि पानी प्योर नहीं है। लाइफ इन द सिटी एंड एडजेंट डिस्ट्रिक्ट आर पैरालाइज्ड, पंगु बन जाता है, पैरालाइज्ड एट द इंसेंट ओवर नाइट रेन, मीनिंग रिकॉर्ड 180 मिलियन फ्लडेड फास्ट एरिया एंड डिस्टर्बेड ट्रैफिक। एक काश्मीर का सर्वाइवर कैरियर वाटर इन द स्नो द डिवास्टेटेड विलेज। देखिए बर्फ है, हम लोग बोले ना प्रेसिपिटेशन बर्फ होता है, बर्फ है, क्या उसको पी लेंगे? चारों तरफ बाढ़ का पानी है, क्या उसको पी लेंगे? बताइए, नहीं ना पिएंगे। यानी कि पानी है फिर भी स्कार्सिटी है। क्यों? तो हम प्योर पानी पिएंगे, जिसमें बहुत जो हमारे लिए शरीर के लिए फिट हो, ओशियन का तो पानी है, लेकिन पिए पाएंगे? नहीं पिएंगे। तो ये होता है दो प्रकार का कंडीशन है। एक तो आपके दिमाग में जब भी वाटर ऑफ स्कार्सिटी आएगा तो आपके दिमाग में नहीं आएगा जहाँ वर्षा कम होती है, या वैसे क्षेत्र जहाँ वर्षा नहीं के बराबर होती है। बहुत सारा ऐसा दुनिया में जगह है। आटाकामा डेजर्ट साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, चाइना नाम का देश है ना, उसके मतलब साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट इधर है, ऐसे साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इस तरफ, इस साइड में जो है मतलब आटाकामा डेजर्ट है, इस साइड वेस्टर्न पार्ट। और वहाँ विगत 400 वर्षों में पानी का बूंद नहीं गिरा है, पानी का ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं गिरा है वहाँ। समझ वहाँ स्कार्सिटी होगा ही, डेजर्ट में स्कार्सिटी होगा ही। लद्दाख जो कोल्ड डेजर्ट है वहाँ वर्षा नहीं होती है, स्कार्सिटी होगा ही। लेकिन जहाँ वर्षा होती है, जहाँ 180 mm
है ना, यानी 18 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ पे पानी का अभाव है। ये देखिए वहाँ पे पानी का अभाव है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो चूंकि वर्षा नहीं होती है इसीलिए पानी का अभाव है। यहाँ वर्षा बर्फ है फिर भी पानी, क्योंकि बर्फ तो नहीं पिएंगे। यहाँ पर देखिए 3 फिगर दिया है, यहाँ पूरा पानी है फिर भी पानी का अभाव है। यहाँ पूरा बर्फ जमा है फिर भी पानी का जमा अभाव है। यहाँ तो वर्षा नहीं होती है तब तो यहाँ पर ऑटोमेटिक पानी का अभाव है। 3 कंडीशन बताए आपको, समझ रहे हैं? यानी कि जहाँ पानी खूब होती है वहाँ पानी का अभाव हो सकता है, और है क्योंकि हम पिएंगे प्योर वाटर, और हमारे पास हर घर में वो टेक्निक है नहीं जो हम इस बार के पानी को उबाल करके उसको छान करके उसको एक्वाफायर में प्यूरिफाई करके हम पी लें। अगर हो जाए तो कोई डाउट नहीं। देखिए यहाँ पे जिस समुद्र के पानी को हम लोग नहीं पी पाते हैं, वही इजराइल में देखिए उदाहरण बताता है। वहाँ पे हमारे देश में एवरेज रेनफॉल 140 सेंटीमीटर होता है। एवरेज रेनफॉल 114 सेंटीमीटर, और ये इंडिया का है, इंडिया का। और इजराइल में मात्र 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इजराइल में 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे पानी का अभाव है, यहाँ पानी का अभाव नहीं है, क्योंकि इजराइल एक छोटा सा मतलब टापू जैसा देश है। टापू जैसा पूरा नहीं, मतलब फिर भी समुद्र मतलब लगभग बहुत तरह से 2-3 तरफ से समुद्र घिरा हुआ है, लेकिन वहाँ पे पानी का अभाव नहीं। क्यों? तो वही टेक्नोलॉजी से वो समुद्र के पानी को प्यूरिफाई कर लेता है। आप लोग देखे होंगे न्यूज में, हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल गए थे, वहाँ के प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया था एक मतलब मोबाइल प्यूरिफायर, जो कि मतलब समुद्र में पानी को और छान करके प्यूरिफाई करके पिए भी, समझिए इतना प्योर कर देता है। तो टेक्निक नहीं है कि बाहर के पानी को हम कर लें। हाँ, अगर हो जाएगा तो कोई बात नहीं, जिस दिन हो जाए, लेकिन अभी तो है, तो अभी की बात पर है। यहाँ पे तो बर्फ जमा है, तो बर्फ को आप पिघलाएंगे तभी जाके होगा। फिर यहाँ पे वर्षा ही नहीं होती है, तो यहाँ तो स्वाभाविक है पानी का अभाव है। अब देखिए विजुअल डेजर्ट्स राजस्थान एनवायरमेंट है ना, ग्लेसिंग मीनिंग मटका है ना, बैलेंसिंग मटका पकड़ी हुई है, पानी की लाइन लगी हुई है। ये हम लोग देख रही हैं पिछले साल एग्जाम्पल अपने राज्य में, अपने जिला में। यूज फॉर द कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर एंड ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस। The true availability of the water resource varies over space and time, mainly due to the variation in seasonal and annual precipitation. But water scarcity in most cases is caused by over exploitation. Water scarcity, देखिए वाटर स्कार्सिटी जो अधिकतर जो वाटर स्कार्सिटी का मामला आएगा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, पानी का बहुत अधिक यूज करना, अत्यधिक ओवर एक्सप्लॉइटेशन। दूसरा कारण एक्सेसिव यूज, अत्यधिक यूज करना। ओवर एक्सप्लॉइटेशन निकाले जा रहे हैं एकदम, है ना। उसके बाद खूब यूज करना, हाथ धो रहे हैं है तो बोल रहे हैं 20 सेकंड तक हाथ धोने के लिए, तो हम 20 मिनट तक धोएंगे हाथ, तो उससे पानी बहेगा ही, है ना। बोला है 2 बाल्टी से नहाने के लिए, 20 बाल्टी से नहाएगा, ये ओवर यूज हो गया। हाँ, ठीक, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर। 3 जो देखिए, वैसे तो नेचुरली जो है वर्षा नहीं होगी तो पानी का अभाव होगा, देखिए क्लियर करके एबिलिटी ऑफ वाटर। और हम ये जानते हैं कि बरसात का मौसम तो हर समय नहीं रहता है, 12 महीने में तो 4 महीना ना, और 4 महीना में हमेशा बरसें होगी, ऐसी तो बात नहीं है। कभी हुई वर्षा 1-2 दिन, फिर 10 दिन वर्षा नहीं हुई, है ना। कभी कभी बरसात तो बरसे नहीं हुई। कहाँ भी गया है, इंडियन मानसून प्ले गैम्बलिंग विद द इंडियन फार्मर्स। समझेंगे, भारतीय जो मानसून है, जो भारतीय किसानों के साथ जुआ खेलता है। कभी इतना अच्छा साथ दिया लग जो बहुत अच्छी फसल हुआ, कभी ऐसा हुआ हुआ ही नहीं, कभी इतना अधिक हो गया तो सब दह गया। इस तरह का जो है कंडीशन होता है, ये तो नेचुरल हो गया, ठीक है। और दूसरा नेचुरल हो गया जो हर सीजन में नहीं होता है, समझेंगे नहीं। अभी तक बरसात का मौसम नहीं है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 4 महीने हैं, तो भी जुलाई अगस्त मेन होता है। 15 सितंबर के बाद वर्षा होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं, कभी कभी होते भी हैं, लेकिन फिर नवंबर से दिसंबर से जनवरी फरवरी वर्षा नहीं होती है, मार्च अप्रैल। अब इधर कभी कभी तो साइक्लोनिक वर्षा हो गया तो उससे थोड़े कुछ होगा बेटा। तो इस तरह जो है तो हर सीजन में वर्षा नहीं होती है, वर्षा के निश्चित सीजन है। और उससे दूसरी बात
एक तो ये हो गया। दूसरी बात क्या हो गया, जो हर जगह एक समान वर्षा नहीं होती है, तो ये सब कारण है। दूसरा कारण, ये तो नेचुरल कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया जो हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, एक्सेसिव यूज करते हैं, अनइक्वल एक्सेस है, कहीं असमान है, कहीं बहुत अधिक है, कहीं बहुत कम है, ये अमाउंट डिफरेंस हो सकती है। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉल्क मार्क्स स्वीडिश एक्सपर्ट्स, देखो अकॉर्डिंग टू ए फॉल्क मार्क स्वीडिश एक्सपर्ट, अकॉर्डिंग टू फिल्मा नाम है, ये नाम है ना, स्वीडिश एक्सपर्ट है, वाटर स्टेट्स ऑकर्स में वाटर एबिलिटी इज बिटवीन 1000 and 1600 cubic meter per person per year। क्या कहते हैं ये, मतलब इस बिटवीन अकॉर्डिंग टू फिल्मा स्वीडिश एक्सपर्ट वाटर स्ट्रेस ऑकर्स, वाटर स्ट्रेस कब होगा, मतलब पानी का भाव, तनाव, पानी के कारण तनाव कब होगा, जब हर व्यक्ति को पानी 1000 से लेकर के 1600 क्यूबिक मीटर के बीच में अगर पानी मिलता है, 1000 या 1600 के बीच में, तो समझिए पानी का भाव है वहाँ पे। फिर 1600 से अधिक मिलेगा, 1700, 1800, 2000 अगर क्यूबिक मीटर पानी हर व्यक्ति को मिल रहा है ना, मीटर पर पर्सन पर ईयर, एक साल का, ये एक दिन का नहीं है, हर व्यक्ति को एक साल में अगर 1000 से 1600 मीटर क्यूबिक के बीच में ही पानी मिलता है, 1000 से 1600 मीटर क्यूबिक के बीच में, तो समझिए वहाँ पे पानी का अभाव है। ठीक है, ये मतलब स्वीडिश एक्सपर्ट्स का मतलब ये है मानना। अब कहता है वेयर इज देन वाटर स्कार्सिटी लाइकली टू ऑकर, as you have read hydrological cycle, fresh water can be obtained directly from precipitation surface around of the ground water। अब कहते हैं पानी का भाव कहाँ होगा, ठीक है, इसको हम लोग फिर कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू। आज पढ़ने आने तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने कल देखा, हम लोग स्टैंडर्ड 10 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर 3 वाटर रिसोर्स के बारे में हम लोग शुरुआत किया था। इनिशिएटिव में हम लोग कुछ देखे थे कि वाटर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्यों, तो हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है होता है, नहीं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर वेपर कंडेंसेशन, फिर रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन के थ्रू, ये सब सारा प्रोसेस के थ्रू फिर से वाटर बनता रहता है और यूज होता रहता है। उसके बाद हम लोगों ने 4 फिगर देखा, इसमें वाटर स्कार्सिटी एंड नीड फॉर द वाटर कंजर्वेशन है ना। हम लोग ये भी देखा कि 2025 तक आते आते जो वाटर जो है, तो लगभग मैक्सिमम पार्ट्स में इंडिया में वाटर का बहुत बड़ी है ना, एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे स्कार्सिटी अनुभव किया जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे एक फोटो दिखाया, आपका तस्वीर है, ये फिगर है, इसमें फ्लड का वाटर है, फ्लड बाढ़ का पानी है, यहाँ पे बर्फ है और यहाँ पे मतलब लो रेनफॉल एरिया है। तो यहाँ पे तो पानी की कमी है, ये तो समझ में आती है भाई, लो रेनफॉल एरिया है, वर्षा कम होती है। लेकिन यहाँ की चारों तरफ पानी है, वहाँ भी पानी का अभाव है, ये थोड़ा समझ के परे हो जाता है, ठीक ना। और यहाँ बर्फ है, ये समझ के परे होता है। तो इसे समझना इस तरह होगा कि यहाँ पे बाढ़ है, इस पानी को तो हम मतलब पी नहीं सकते हैं, नहीं पी सकते हैं ना, डायरेक्ट तो नहीं पी सकते हैं, उसको फिर पिएंगे, गर्म करेंगे, क्लोरीन डालेंगे या प्यूरिफायर करेंगे, तब होगा। और बाढ़ के समय में हमको नहीं लगता है, जैसे हमारे देश में जैसे लोग की इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके हर घर में पीने की तो पानी है ही नहीं सही, तो एक्वाफायर या एक्वागार्ड्स का कौन पूछता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बर्फ जमा हुई है, फिर भी पानी का अभाव है, क्योंकि हम लोग लिक्विड वाटर लेते हैं, पानी का लिक्विड फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना, उसको सॉलिड फॉर्म में यूज कर नहीं सकते हैं, उससे हमारा कोई मतलब बॉडी पे उसका कोई यूज नहीं हो पाएगा। और यहाँ तो पानी का अभाव ही है। तो कहते हैं एबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स वेरीज फ्रॉम स्पेस एंड टाइम, है ना। वाटर का जो एबिलिटी है, उपलब्धता जो है, एबिलिटी मतलब उपलब्धता, मौजूदगी, वो समय और जगह, स्पेस, जगह और टाइम के अनुसार बदलता रहता है। टाइम मतलब टाइम, ये जो जैसे अभी गर्मी का मौसम है, अभी देखेंगे इस बार तो एक नया ही न्यूज़ है, इसीलिए कोई दूसरा न्यूज़ हम आप नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर बाई द वे है ना, अगर ये नहीं रहता तो आप इस समय हर टीवी चैनल पे देखे रहते जो वहाँ पे पानी का है। आप लोग को शायद याद भी होगा, एक बार पानी के अभाव के कारण पूरे महाराष्ट्र से सारा का सारा IPL का मैच हटा दिया गया, पानी की कमी के कारण,
क्योंकि पानी से जब ग्राउंड सब सींचा जाता था तो न्यूज़ में गवर्नमेंट की ये होने लगी कि भाई आप ग्राउंड को सींचने के लिए पानी रखते हैं और लोगों को पीने के लिए पानी नहीं देते हैं। देखिए ये पानी का इम्पोर्टेंस है। तो ये कहता है स्पेस टाइम हो गया, यानी हर समय बरसात का मौसम में क्या होता है, हर जगह वर्षा होती है, नदी नाले भर जाते हैं, उससे क्या होता है थोड़ा वाटर लेवल भी ऊपर आता है। जैसे पिछले साल आप लोग अपने शहर में देखे होंगे इस समय पानी का अभाव हुआ था, लेकिन जैसे ही बरसात के मौसम आई, मतलब वर्षा एक बार दो बार हुई वर्षा, तो उसके बाद देखिए जो वाटर लेवल ऊपर आने लगा, जो ट्यूबवेल पानी नहीं दे रहा था वो पानी देने लगा। ठीक है, तो कहता है स्पेस, और स्पेस मतलब जगह जगह, कहीं पे मतलब पानी का उतना कमी नहीं रहता है, कहीं पे कमी हो जाता है, किसी सीजन में पानी की कमी नहीं रहती है, किसी सीजन में पानी की कमी हो जाता है। ये टाइम और स्पेस होता है। बट वाटर स्कार्सिटी इज मोस्ट कॉज ऑफ बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन। पता है कि पानी का अधिकतर जो मतलब कमी होने का कारण होता है उसका अत्यधिक शोषण करना, एक्सप्लॉइट करना उसे, उसके बाद एक्सेसिव यूज करना बेवजह। जैसे हम लोग खेत में पानी देते हैं तो पाइप से पानी देते हैं पूरा पानी, जब उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी हम लोग रबी के फसल में, धान के फसल में तो बरसात के मौसम में पानी की जब आवश्यकता कम पड़ती ही है, लेकिन अगर नहीं होती तो पानी वहाँ पे पाइप से दे सकते हैं। लेकिन रबी क्रॉप्स में गेहूं तो उतना पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए एक्सेसिव यूज एंड उसके बाद कहता है अनइक्वल एक्सेस। ये सब पानी के स्कार्सिटी का कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? जहाँ पानी अधिक है वहाँ भी, और जहाँ नहीं है वहाँ भी, ठीक ना। अगर जहाँ अधिक है वहाँ भी अगर हम एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, एक्सेसिव यूज करेंगे तो पानी की कमी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आती है बात जो यहाँ पे बताए थे पहले, जो अगर किसी देश में या कहीं भी दुनिया में एक व्यक्ति को एक साल में 1 ईयर में 1000 से 1600 पर क्यूबिक मीटर पानी अगर मिलता है, पर क्यूबिक मीटर, आप लोग स्टूडेंट हो वॉल्यूम है ना, निकालते हैं ना, 1000 से लेके 1600 क्यूबिक मीटर में अगर पानी किसी को मिल जाता है तो समझिए वहाँ पे पानी कमी है। उससे 1000 से 1600, हाँ 1600 क्यूबिक मीटर से अगर अधिक पानी मिलता है किसी को तो समझिए उचित मात्रा में पानी उसको मिल रहा है। अब आगे आता है वेयर इज, क्वेश्चन कल मैं बताया था आपको, वेयर इज द देन वाटर स्कार्सिटी लाइकली टू ऑकर। अब वाटर स्कार्सिटी कहाँ पे होता है? As you know, as you have read in the hydrological cycle, fresh water can be obtained directly from precipitation. आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस पढ़ते हैं, उसमें आप लोग कई बार ये बात देखे होंगे, जो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज रेनफॉल। रेनफॉल जो होता है ना, वर्षा जल जो होता है सबसे शुद्ध पानी होता है। तो कहते हैं जो फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन, हम लोग जो फ्रेश वाटर ऑब्टेन करते हैं, चाहे नदी में हो, चाहे झील में हो, चाहे अंडरग्राउंड हो, वो वर्षा जल से ही प्राप्त करते हैं। फ्रॉम प्रिसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर, कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं? फ्रॉम वेयर, क्वेश्चन आ सकता है, फ्रॉम वेयर यू ऑब्टेन फ्रेश वाटर। क्या क्वेश्चन होगा? फ्रॉम वेयर ऑब्टेन फ्रेश वाटर, यू ऑब्टेन फ्रेश वाटर, तो है ना, डायरेक्टली फ्रॉम प्रिसिपिटेशन, जैसे ओस की बूंद हो गई, बर्फबारी हो गई, वर्षा होना हो गया। सरफेस रन ऑफ वाटर, नदियों में जो पानी बहती है, लेक में जो पानी है, और ग्राउंड वाटर। फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है हमें? बोलो तू बोलो, हाँ क्या बोलो? हाँ फ्रेश वाटर, वेरी गुड, कहाँ से? रेनफॉल से, वाह बहुत अच्छा। प्रेसिपिटेशन, वाह, और ग्राउंड वाटर, वाह बहुत अच्छा, और रनिंग, जो नदी और लेक में पानी होता है, वाह बहुत अच्छा, ठीक, सही जवाब दिया। इज इट पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन में भी हैव एम्पल वाटर? अब देखिए क्वेश्चन पूछता है, क्या यह संभव है एक क्षेत्र जहाँ एम्पल मतलब सिंपल है, सिंपल नहीं होगा, एम्पल मतलब प्रचुर, अधिक, एनफ। तो कहता है इज इट पॉसिबल दैट एन एरिया ऑफ रीजन में हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट इज स्टिल फेसिंग वाटर स्कार्सिटी। भारत में सब बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेगा। मेघालय देखो ना, विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है वहाँ मशीनराम में, लेकिन बरसात में सबसे अधिक वर्षा होती है। बरसात खत्म, वहाँ पानी का अभाव शुरू, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, वाटर लॉगिंग का कोई ऐसा है नहीं जगह। पहाड़ों में वर्षा होती है, पानी बह करके नीचे बह के चला जाता है, जबकि विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है।
तो बता रहा है जो कैसे मेनी ऑफ आवर सिटीज आर सच एग्जाम्पल। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए इसको अंडरलाइन करें, प्लीज इट इज पॉसिबल दैट एरिया रीजन में हैव एम्पल वाटर रिसोर्स बट इज स्टिल फेसिंग वाटर स्कार्सिटी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहता है क्यों ऐसा क्यों होता है, तो वही क्या, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एक्सेसिव यूज है ना, बहुत पानी है, ठीक है ना, तो बेवजह हम फेंकेंगे उसको, बेवजह यूज करेंगे तो निश्चित ही खत्म होगा ना। तो देखिए यहाँ पे कहता है मेनी ऑफ आवर सिटीज आर सच एग्जांपल, वाटर स्कार्सिटी में बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कॉन्सिक्यूट ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट। अब देखिए वाटर स्कार्सिटी का पहला कारण बता रहा है, वाटर स्कार्सिटी में बी एन आउटकम, आउटकम मतलब रिजल्ट, वाटर स्कार्सिटी रिजल्ट है, परिणाम है किसका, आउटकम मतलब रिजल्ट है, पानी का अभाव किस कारण से होता है ना, किस परिणाम, उसका किसका परिणाम है ये पानी का, तो कहता है लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन है ना, जो बड़ी संख्या में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसका, दूसरा एंड कंसिक्वेंट ग्रेटर डिमांड ऑफ वाटर। जैसे अब देखिए पॉपुलेशन अधिक होगा तो बोले सर पॉपुलेशन अधिक होगा तो पानी का उससे क्या मतलब है, पॉपुलेशन अधिक होता है पानी से अधिक का अधिक यूज करेगा तो पानी की कमी होगी। दूसरा देखिए पॉपुलेशन अधिक हो गया तो पानी का यूज अधिक करेगा, पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए, नहाने के लिए, ठीक है। आगे चलिए, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा अधिक पॉपुलेशन होगा तो उनको भोजन भी चाहिए, हवा और पानी के बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, और भोजन कहाँ से आएगा, है ना, मस्जिद में जाकर जान पड़ेंगे अल्लाह भोजन गिरा दो पैकेट बंद करके, बढ़िया क्वालिटी का गिर जाएगा। मंदिर में जाएंगे, हे भगवान अभी रामायण सीरियल देखे हैं उसमें से तो बढ़िया से पैकेट भेजो तो भेज देना, नहीं वैसे होता है तब तो सब कर लेता, नहीं उसके लिए खेत में जाएंगे, हल जोतेंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, उसको सींचेंगे, तो सींचेंगे किससे, पानी से। तो अधिक पॉपुलेशन तो भोजन भी अधिक, और भोजन अधिक के लिए अधिक अनाज उत्पादन करना पड़ेगा, और अधिक अनाज उत्पादन करने के लिए आप लोगों को अभी पढ़ाए हैं इकोनॉमिक्स में, मतलब अगर आपके पास इरिगेशन सिस्टम हो जाता है तो आप एक खेत में अधिक फसल उगा सकते हैं, तो अधिक फसल उगाएंगे तो पानी अधिक यूज होगा, तो उससे फिर ग्राउंड वाटर लेवल डाउन हो जाएगा, वही पानी का अभाव होगा, ठीक है। तो ये बताता है कि वाटर स्कार्सिटी में बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कंसिक्वेंट ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस। सबसे बड़ी बात है अनइक्वल एक्सेस, बराबर सबका असमान एक्सेस है, किसी के पास कहीं पानी अधिक है कहीं पानी कम है। ए लार्ज पॉपुलेशन मीन्स, अब देखिए ए लार्ज पॉपुलेशन मीन्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज, अधिक पॉपुलेशन बट also to produce more food, hence facilitate higher food grains production. Water resources are being over exploited to expand migrated areas and dry season agriculture. मतलब पहले बता दिए जो भाई अगर पॉपुलेशन अधिक है तो आपको अधिक पानी चाहिए डोमेस्टिक यूज के लिए, साथ साथ अन्न उत्पादन करने के लिए। अब आगे कहता है, दूसरा कहता है हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दिस कुड रिजल्ट। मान लीजिए आज पंजाब में वर्षा नहीं होती है लेकिन धान का खेती किया जाता है, खूब धान उगता है, कैसे, इरिगेशन से, नहीं आज किसान इरिगेशन से, अरे ग्रीन रिवोल्यूशन में गेहूं, जौ, चना, सॉरी राइस ये उगाने का काम किया, कैसे, इरिगेशन से। तो इरिगेशन कहाँ से, अंडरग्राउंड वाटर। तो पहले बता दिया अंडरग्राउंड वाटर तीन तरह से पाए जाते हैं, एक तो रेनफॉल, दूसरा नदी। तो आजकल तो नदी तो मतलब समझिए इस एक तो मतलब ये जो वर्ल्ड पेंडेमिक है इसमें एक सबसे मतलब इसका इफेक्ट्स जो भी हो, लेकिन एक सही इफेक्ट्स ये हुआ है जो नदियों का पानी शुद्ध हो गया है। तो पानी जो हमें शुद्ध मात्रा में मिलने वाला था, रेनफॉल, तो रेनफॉल तो हम लोग स्टोर करते नहीं हैं, करते हैं आप क्या, नहीं। नदियों में जितने भी इंडस्ट्रीज का गंदगी है वो बहाते हैं, वो भी पानी नहीं पीने लायक, तो बचा क्या, एक ग्राउंड वाटर। अब उस ग्राउंड वाटर से सारा काम होगा आपका, तो पानी का अभाव होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट। देखिए कहता है पोस्ट इंडिपेंडेंट, सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ तो देश में सबसे पहले यहाँ की गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप करना
और एग्रीकल्चर को डेवलप करना। और एग्रीकल्चर डेवलप करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने सबसे पहले टारगेट बनाई कि हमें कुछ ऐसे इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने मल्टीपर्पस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया जाए, इसको ध्यान से पढ़ोगे, है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंट मतलब आजादी के बाद इंडिया विटनेस इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, creating vast opportunity for us. Today, large industrial houses are as a commonplace as the industrial unit of many MNCs, multinational corporations. The ever-increasing number of industries had made matters worse for exerting pressure on the existing freshwater resource industry. Apart from being heavy usage of water, also require power to run them. Much of these today in India, hydroelectric power contributes approximately 22% of the total electricity. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, आप इकोनॉमिक्स के पहले लेसन पढ़े होंगे, नर्मदा बचाओ का लोग विरोध कर रहा था, सब इसमें बारी बारी से बताया जाएगा। अब देखिए 22% हमारे पास जितना भी बिजली का प्रोडक्शन होता है उसका 22% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बड़ा बड़ा डैम बना करके जो किया जाता है उससे आता है। अब देखिए देश आज़ाद हुआ, इंडस्ट्री डेवलप हुआ, राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, इसमें बड़े बड़े है ना आयरन स्टील इंडस्ट्रीज डेवलप हुए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हुए, कॉटन शुगर इंडस्ट्रीज डेवलप हुए, सब में पानी की जरूरत पड़ी। और जहाँ पे और क्या हो गया, शहर बना, अर्बेनाइजेशन हुआ। अब शहर में देखोगे हर घर में मोटर है, सब पानी का यूज कर रहा है, नहीं। अब ये चीज जो हो गया तो पानी का हम यूज कर रहे हैं। शहर में सबसे बड़ी बात क्या है, हर जगह पक्की सड़क होती है, कंक्रीट सड़क होती है, छतदार घर होता है, पानी जमीन पे सिर्फ डाउन भी नहीं हो पाता है, मतलब पानी एब्जॉर्ब मिट्टी के द्वारा नहीं हो पाता है, वाटर लेवल धीरे धीरे डाउन हो जाता है। दूसरी बात बता रहे हैं यहाँ पे, इन इंडिया हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सिमेटली 22% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। मोreover, multiplying urban centers with large dense population and urban lifestyle have not only added to water and energy requirement but have further aggravated the problem. अर्बेनाइजेशन से मतलब अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी भी डेवलप हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वाटर से रिगार्डिंग, पानी से संबंधित अगर कहीं प्रॉब्लम है तो शहर के कारण होते हैं। अब बोलोगे सर क्या शहर को बंद कर दिया जाना है, डेवलप नहीं भाई, बोले ना कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो उसको बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन उसी काम में थोड़ा अगर हम टेक्निक को अप्लाई कर देते हैं, वही पानी जो शहर में बर्बाद हो रहा है, अब लाखों का घर बना लेते हैं, लाखों रुपए का, इवन कि अब तो करोड़ का घर बनता है, तो उसमें जितने भी हम लोग पानी यूज करते हैं या जो भी पानी वर्षा पानी छत से पानी होता है, अब सीधे उसको अंडरग्राउंड दे दीजिए, हो गया। आप पानी यूज करते रहिए, वाटर लेवल बढ़ता जाए। जो भी पानी यूज करते हैं आप, तो जो पानी बेकार में बह जाता है उसको अंडरग्राउंड करते जाइए। देखिए या वर्षा जल जो होता है, अरे छत पे वर्षा उसको अंडरग्राउंड कीजिए, जो आपको देगा आगे देखेंगे हम लोग। If you look into the housing society or colonies in the city, you would find that most of the these have their own groundwater pumping device to meet their water needs. Not surprisingly, we find that the fragile water resources are being overexploited and has caused their depletion. So far, we have focused on quantitative aspects of water scarcity. क्या वाटर स्कार्सिटी क्या बोले हम? वाटर स्कार्सिटी ऐसा नहीं है जो मतलब पानी नहीं मिलेगा आपको, बोले ना जलविष मीन प्यासी सुन सुन लागत हंसी, चारों तरफ पानी रहेगा और लोग पानी प्यासा मर जाएगा, क्योंकि कुछ पानी तो नहीं पी लेंगे ना, कुछ कोई नहीं ना पी लेंगे पानी। क्या पता, इस फोटो आप लोग नहीं देखे, चारों तरफ बाढ़ का पानी है, बच्चा पानी लाने जा रहा है, अरे घर में पानी है, बच्चा पानी लाने जा रहा है, बोतल भर पी लो, नहीं क्या होगा, एक दिन पिएगा, दूसरे दिन पिएगा, तीसरे दिन वो भी बात में भर जाएगा। इसीलिए क्वांटिटी, जब भी हम देखिए वाटर स्कार्सिटी की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे सर समुद्र में तो 71%, इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी अच्छे गुणात्मक है ना, गुणवत्तापूर्ण पानी का अभाव। पानी का अभाव मतलब ये नहीं नाली में तो पानी है ही नहीं, तो गंगा नदी बह रही है, मौसमरी स्कूल के उस तरफ, वो तो है ही, क्या पी लेंगे नहीं।
गुणवत्तापूर्ण पानी, जब भी पानी का अभाव बोलेंगे तो गुणवत्तापूर्ण पानी, है ना। पौधे में हम जो सीड सेंगे उसमें भी कोई पानी नहीं दे देंगे, है ना, वो भी नुकसान करेगा। तो ये कहता है यहाँ पे जो जब भी हम पानी के स्कार्सिटी की बात करते हैं, शहर में देखिए हर घर में पंप सेट है, ये सबसे तो पानी तो ये हो रहा है, हम यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। बोले पहले बता दें, ओवर यूज, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसके बाद ओवर यूज कर रहे हैं, है ना। ठीक है, अब आगे आता है यहाँ पे, ठीक है, मच ऑफ इट मे बी पॉल्यूटेड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, और पॉल्यूट होता जा रहा है, और इसका भी पॉल्यूशन का बहुत सारा कारण है। इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट, है ना, इंडस्ट्रीज बनता है, उसमें जो कचरा जो भी है नदी में बहा दिया गया, तो आपका जो सरफेस वाटर, जो फ्लोइंग वाटर है, वो मतलब आपका ये हो गया, पॉल्यूट हो गया। उसके बाद आपका हो गया जो हम लोग घर में जो है काम करते हैं, उसका भी यूज हम लोग करते हैं, वो भी पानी बह के जाता है, उसको भी हम लोग नदी में बहा दे, नदी नाले में बहा देते हैं। एक तो बचा हम लोग को क्या, अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, अब कहता है व्हाई डू यू, है ना, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द, यहाँ पे कहता है वाटर तो कंजर्विंग है, इंडियाज रिवर स्पेशली द स्मॉलर वंस हैव द ऑल टर्न इनटू द टॉक्सिक स्ट्रीम, है ना, टॉक्सिक जहरीला हो गया। क्यों, तो उसमें जितने भी वेस्टेज हैं, घर के हो, इंडस्ट्रीज के हो, उसमें बहाए जाते हैं। टू कंजर्व एंड, है ना, टू कंजर्व एंड मैनेज वाटर रिसोर्स, टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम हैजार्ड, टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, है ना, हम क्यों पानी को बचाएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई टू कंजर्व वाटर, जो मतलब मैं आपको जो अनदर सिचुएशन वेयर वाटर इज सफिशिएंटली लेवल टू मीट द नीड्स पीपल बट आर स्टिल सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, दिस स्कार्सिटी में बी ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। दो यहाँ पे क्वेश्चन याद रखिएगा, इज इट पॉसिबल दैट इन एरिया और रीजन में भी हैव एम्पल वाटर एंड पानी का अभाव है, उसने बताया। हाँ, क्यों, तो अधिक पॉपुलेशन के कारण, है ना, हमारे देश में अभी शहरीकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिससे हम वाटर का यूज करते गए। दूसरा बताया, जो दूसरा बता रहा है, जो दूसरा कारण है मे बी बैड क्वालिटी, है ना। आजकल देखोगे पानी का जांच होता रहता है, उसमें पानी में बहुत सारे ऐसे कुछ जहरीले तत्व पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो आपको मतलब फिजिकल जो है सो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एक तो हो गया एक्सेसिव यूज, दूसरा हो गया शहरीकरण। क्या पता है, एक यूज हो गया पानी का अभाव का कारण, जहाँ पानी अधिक है, सबसे बड़ी बात है पानी अधिक है लेकिन फिर भी पानी का अभाव है। इसका पहला कारण हो गया ग्रेटर पॉपुलेशन, है ना, ग्रेटर यूज ऑफ वाटर, ग्रेटर यूज ऑफ फूड ग्रेन्स, है ना, फॉर ग्रेटर फूड ग्रेन्स यू हैव टू ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप्स एंड फॉर दैट यू यूज इरिगेशन। इससे पानी का यूज। दूसरा हो गया आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बेनाइजेशन ग्रो हुआ। अब हर मतलब अर्बेनाइजेशन में क्या हो गया, हर ईच एंड एवरी हाउस में आपको पंप सेट है, सबका अपना सेल्फ पंप सेट है, मतलब मोटर है जिससे वो पानी ड्रॉ करता है। अब देखिए तो पानी कहाँ से आता है। अब तीसरा बता रहा है जो बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, पानी का अभाव कहने का, जब भी पानी का अभाव का बोलेंगे तो क्वालिटी के कारण होगा, है ना, क्वांटिटी के कारण नहीं, क्वालिटी के कारण। और ये क्वालिटी है ना, सो मतलब डिके होता है, डिग्रेड होता है। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे मच ऑफ द पॉल्यूटेड बाय, कैसे पॉल्यूट हो रहा है सर, कैसे, अब बोलोगे सर कैसे क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है, तो डोमेस्टिक यूज का जो पानी हम लोग कपड़ा साफ करके, है ना, सब्जी काट करके या कपड़ा मतलब जो भी स्नान करके जो पानी बहा देते हैं, तो सारा शहर का पानी नाली में, नाला से फिर नाली से नाला में, नाला से नदी में, कोई दिक्कत। तो पानी क्या वो जो नदी में पानी मिलेगा वो है वो पीने लायक। फिर इंडस्ट्रीज है, जितना भी देखो, कानपुर का लेदर इंडस्ट्री वर्ल्ड फेम है, गंगा नदी के कारण किनारे देखिए, तो ये सब पानी को पोल्यूट करने का कारण होगा। इस कारण से भी पानी का अभाव होता है। पानी है, पानी देख रहे हैं, मान लीजिए एक गिलास पानी लाए आपके सामने रख दिया, आप देख लिया, उसमें से उठ करके हवा से कुछ तिनका पानी पिएंगे नहीं पिएंगे, पी लीजिएगा, ठीक है, आप लोग परमान है, पी सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब कहते हैं हम पानी को कंजर्व क्यों करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, कंजर्व नहीं करना है। क्यों, देखिए कहता है
कंजर्व, है ना, टू कंजर्व वाटर, वी कंजर्व वाटर एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्स टू सेफगार्ड। क्यों? सबसे पहले पानी को कंजर्व करना, पानी को बचा नहीं रहे हैं हम, अपने आप को बचा रहे हैं, क्योंकि आदमी से बड़ा, है ना, दान या त्यागी आपको नहीं मिलेगा, जो सब कुछ अपने लिए करता है। इतना बड़ा दान भी आदमी होता है तो सब कुछ अपने ही लिए करता है, दूसरे के लिए कुछ नहीं करता है, ये बात जान लीजिए, इसलिए सबसे बड़ा दान होता है। टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम हेल्थ हैजार्ड, अपने आप को शारीरिक मतलब खतरा से बचाने के लिए। टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, खाद्य की सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए। कंटिन्यूएशन ऑफ एयर आवर लाइवलीहुड, अपने जीवन यापन को कंटिन्यू रखने के लिए। एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ऑल्सो भी प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम। ये सारे चीज के कारण हमको वाटर के को बचाना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। आते हैं सेकेंड, जो मल्टीपर्पज रिवर क्वालिटी प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड, देखिए यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसमें टॉपिक है ना जो वाटर स्कार्सिटी, तो वाटर स्कार्सिटी हम लोग पढ़ लिया एंड नीड फॉर वाटर, वाटर का नीड भी पढ़ लिया। क्या है नीड? तो लाइवलीहुड के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए, फूड क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। अब है उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो प्रॉब्लम की जानकारी तो हमें मिल गई, अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे बड़ी बात ये होती है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को पहचानना, प्रॉब्लम को जानना, और उसका प्रॉब्लम को जानने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा? अब देखो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे वो आपका परमानेंट होगा, नहीं देखते आजकल इलाज करने, आपको कुछ तबीयत खराब होता है, ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट शुरू करता है, मेडिसिन देता है, जिस कारण से आपका हेल्थ खराब था वो ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन हो सकता है कल को दूसरा कुछ हो जाए, साइड इफेक्ट, ये कोई बोलेंगे नहीं। जो मतलब हम जो अभी सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं या जो सॉल्यूशन है ये परमानेंट सॉल्यूशन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, वो आपको तत्काल लगेगा डिलीवरी सॉल्यूशन। इसी तरह का तत्काल सॉल्यूशन आपको आया मल्टीनेशनल। अब मैं तत्काल इसलिए बोलाऊंगा, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे फिर आप इसको लेसन पढ़ेंगे तो जो चीज़ को मैं अभी जिसका फायदा बता रहा हूँ उसी को बाद में इसी टॉपिक में, इसी लेसन में उसका नुकसान भी बताया जाएगा। इसीलिए कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम अगर करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है ये जो सॉल्यूशन हमने ढूंढा ये परमानेंट सॉल्यूशन होगा, नहीं। हाँ, तत्काल हो गया है, फिर दूसरा प्रॉब्लम उससे क्रिएट हो सकता है। अब देखो तत्काल सॉल्यूशन क्या है, तो कहता है जो सबसे पहले क्या किया गया, बट हाउ टू कंजर्व एंड मैनेज वाटर। ठीक है, कैसे कंजर्व करेंगे, तो आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स शो दैट फ्रॉम एंशिएंट टाइम वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग सोफिस्टिकेटेड hydraulic structure like dams built of stone rubbles, reservoirs or lakes, embankment, pond and canal for irrigation। ये हिस्टोरिकल है, आज का नहीं है, ऐतिहासिक काल से इस तरह के कंस्ट्रक्शन बनाए जाते थे, बिजली प्रोडक्शन के लिए नहीं, लेकिन इरिगेशन के लिए, पानी पीने के लिए, इस सब के लिए बनाए जाते थे। अब इसको मल्टीपर्पज बोला गया, मल्टी बहुउद्देश्य, काम एक है लेकिन उद्देश्य ऑब्जेक्ट इससे कई सिद्ध होते हैं। एक, पीने के लिए पानी मिलता है, इरिगेशन सिस्टम डेवलप होता है। अब पहले तो यही दो चीज़ था, है ना, उसके आगे उस पर दोनों किनारे पेड़ पौधे या कैनल निकाल कर दूर दूर तक पानी ले जा सकते हैं, जहाँ पानी का अभाव है वहाँ पानी पहुँचा सकते हैं। और तीसरा अब आ गया है बिजली प्रोडक्शन, बिजली प्रोडक्शन भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बिजली प्रोडक्शन के साथ साथ एक रिक्रिएशन सेंटर बन जाता है ना। थोड़ा होता है मन में कैसा डैम है, नहीं मैंने चलो थोड़ा देखते हैं, इस बहाने लोग वहाँ पे जाते हैं, उसको देखते हैं, तो एक मनोरंजन का एक साधन भी बन जाता है। तो देखो काम एक और काम मतलब आपका ऑब्जेक्ट कई सारे हो रहे हैं, बिजली प्रोडक्शन, पीने के लिए पानी, वाटर फॉर ड्रिंकिंग, है ना, इरिगेशन, ठीक है, रिक्रिएशन सेंटर, ये सारा चीज होता है, इसलिए इसको मल्टीपर्पज। तो अब देखो कहाँ जा रहा है, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिया गया है, देखो जैसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, फर्स्ट सेंचुरी बीसी मतलब आज से 2000 वर्ष पहले, श्री
Srinagar, Pune, near the Allahabad, had sophisticated water harvesting system, channeling the flood water of the river Ganga, channeling फ्लड वाटर को, है ना। बाढ़ के समय में नदी में बहुत पानी है तो उससे बहुत सारे चैनल, जैसे मान लो एक नदी है, ये नदी है, ये नदी से पानी आ रहा है, इससे कई चैनल ऐसे ऐसे निकाल के पानी को दूसरे जगह डाइवर्ट करके, है ना, सो चैनल निकाल करके ये आर्टिफिशियल होता था, पानी को ले जाया जाता था दूर दूर तक। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, आज से लगभग 2200-2300 वर्ष पहले, है ना, चंद्र डैम and lakes and the irrigation system were extensively built. Evidence of the sophisticated irrigation work have also been found in the Kalinga, Odisha, Nagarjunakonda, Andhra Pradesh, Venu, Karnataka, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, इस समय भी डैम के साक्ष्य मिलते हैं। हिस्टोरिकल एविडेंस इन द 11th century, भोपाल लेक ऑन द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ द टाइम ऑफ building। 11th century मतलब आज से लगभग 900 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले। इन द 14th century, द टैंक इन हौज खास दिल्ली वाल कंस्ट्रक्टेड बाय द इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर इन सी फोर्स ऑफ द एरिया। ये एग्जाम्पल कुछ बताया, इसी को आधार मान करके हमारे देश की गवर्नमेंट ने देश की आज़ादी के बाद जो है सो ये डैम बनाने का मतलब प्रयास किया, और बहुत सारे डैम आप देखेंगे मैप में दिया गया है। और एक चीज़ आपको और मैं बता देना चाहूँ, इस मैप से एक न एक आपसे कोई हो, आप हो, हम हो, उन हो, कोई न एक पूछा ही जाएगा, है ना। चाहे आपका नागार्जुन सागर सरदार सरोवर डैम पूछा जाए, चाहे हीराकुंड डैम पूछा जाए जो नर्मदा रिवर पर है, सरदार सरोवर हीराकुंड मतलब महानदी पे है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, भाकर नागल सतलज पे है, सरदार सलाल प्रोजेक्ट इस बार पूछे गया था, है ना। इसमें से कोई ना कोई आपको, ये देख लीजिए आप लोग, इसमें से आपको पूछा जाएगा। 1 मार्क्स का निश्चित है, श्योर, इसमें इधर से उधर हो जाए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें से कोई ना कोई पूछेगा दिखाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो व्हाट आर द डैम्स एंड द डैम क्या है भाई, तो कहता है डैम इज अ बैरियर। नदी है, नदी ऐसे नदी है बह रही है, ऐसे यहाँ पे बैरियर खड़ा कर दिया जाता है, ऐसे बैरियर खड़ा, इससे क्या होता है, इसमें गेट दिया जाता है ना, गेट दिया जाता है। अब इसमें मान लीजिए पानी कम है तो गेट को अधिक से अधिक गेट को बंद कर दिया जाता है। तो जो पानी इतनी चौड़ी नदी में बह रही है, मान लीजिए इसको इतना ही पानी निकालेंगे तो इधर का लेवल ऊपर होगा, और उसके बाद जो पानी को इस गेट से निकालेगा तो पानी चूंकि लेवल हाई लेवल से उठता है नीचे आएगा, इससे क्या होगा, मतलब करंट, इसका पानी का प्रवाह जो है, फ्लोइंग जो है, स्पीड होगा, और उससे यहाँ पे टरबाइन नाचेगा, टरबाइन लगाया जाता है यहाँ पे, उससे टरबाइन नाचेगा और उससे बिजली प्रोडक्शन होगा। तो चूंकि ये पानी के क्रिया से होता है, इसलिए इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जो अभी पढ़े हम लोग 22%, कितना परसेंट बोलो ना जी, बस हो गया, रामायण देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बस ध्यान कहाँ है, बहुत सब कहीं का, तो ध्यान क्लास में रखोगे ना, बोलो नहीं पढ़ना तो हम जाएंगे अपना घर, तुमको, है ना, इतना हम बोलते हैं तो कुछ सुनवे नहीं करता। सुनो देखिए, तो मतलब कहता है 22% हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जो है सो आपको यहाँ पे होता है, समझ गए। चलिए बेटा, तो आप देखिए डैम बैरियर, डैम का एक बैरियर होता है फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट ऑफ रिटार्ड द फ्लो ऑफ ए क्रिएटिंग द रिजर्वायर लेक और इम्पोलेट। अब मान लीजिए पानी जो बहेगा इसका चैनल निकाल करके, है ना, या मान लीजिए डैम बनाने के लिए क्या होता है, मिट्टी दोनों तरफ से, नदी है दोनों तरफ से, मिट्टी तो यहीं से काटे जाएगा ना, बांध को ऊंचा करने के लिए बांध ऊंचा भी किया जाता है ना, तो ये पानी का लेवल जब हाई होगा तो बांध छोटा रहेगा तो पानी फ्लो कर जाएगा इधर, तो मिट्टी जो काटी जाती है मिट्टी, तो उससे बरसात के मौसम में सबसे यहाँ पे पानी इस साइड से में जमा हो जाता है, इसे लेक का भी निर्माण होता है ना। जैसे गोविंद सागर लेक भारत का आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो व्हाट आर द डैम्स, हाउ डू दे हेल्प अस। Dams were traditionally built to impound rivers and rainwater that could be used later on irrigated agriculture fields. डैम क्या है, ये मतलब ट्रेडिशनल है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक ना। और ये इसमें क्या क्या किया जाता था, तो इरिगेशन के लिए, समझे, मेन इरिगेशन के लिए, खेतों को इरिगेट करने के लिए, और
पानी को स्टोर करने के लिए, जो फ्यूचर में, क्योंकि बरसात का मौसम हर समय नहीं होता है, सालों भर तो बरसात का मौसम नहीं होता है, तो जिस समय पानी नहीं होगा तो लोग उसे इरिगेशन करेंगे या मतलब पीने के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। अब ना बोला इतना पॉल्यूशन हो गया, नहीं तो पहले तो पानी पीते ही थे, नदी का पानी लोग पीता ही था, है ना, पोखरा का पानी यूज करता था लोग। अब खैर चलिए आगे होता है, टुडे डैम्स बिल्ट नॉट जस्ट द इरिगेशन। अब लेकिन आजकल क्या हो गया, सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं बनाते हैं, हाँ, अब इसका इरिगेशन को क्या लाभ है, इसीलिए नाम इसका पड़ गया मल्टीपर्पज, बहुउद्देशीय। इरिगेशन का लाभ है, हम डैम से क्या यूज करते हैं, तो ठीक है, अब हम इरिगेशन बट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इरिगेशन तो होता ही है, साथ साथ दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक, है ना। अब देखो ना, ये सतलज नदी यहाँ पे है, हाँ, देखिए ध्यान से, ये भाखर नागल डैम है ना, ये भाखर नागल डैम सतलज नदी पे यहाँ पे ये डैम, और यहाँ से राजस्थान में यहाँ से एक कैनल निकाल करके, है ना, पानी लाएगा, कैनल निकाल करके, मतलब कैनल में तो नाला बड़ा सा चौड़ा सा काट करके, जैसे स्विच कैनल पड़े हो ना, कैनल निकाल करके यहाँ पे राजस्थान में जो कि डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे पानी लाएगा। अब यहाँ पे इसको राजस्थान को पानी पीने के लिए मिलता है, इरिगेशन के लिए मिलता है, ठीक ना। यहाँ पे देखो इससे बिजली प्रोडक्शन होता है, मेन अभी जो डैम बनाने का मेन पर्पस होता है उसमें बिजली प्रोडक्शन ही होता है, और बिजली प्रोडक्शन के साथ साथ इरिगेशन हो गया, डोमेस्टिक यूज के लिए वाटर सप्लाई हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद फ्लड कंट्रोल, क्योंकि डैम बनाया जाता है ऊंचा ऊंचा, पानी कितना भी आया नदी में तो उसको कंट्रोल करके रखता है, पानी उतना ही आ जाता है। जैसे देखते हो अपने लोग समय कोसी में डैम है, तो जैसे अधिक पानी आता है तो फाटक को उसके गेट को खोल दिया जाता है, तब यहाँ पे तो फ्लड कंट्रोल हो गया, रिक्रिएशन मनोरंजन, इनलैंड नेविगेशन मतलब नदी है, अब यहाँ पे, अब ये तो मेन नदी है, अब यहाँ से कैनल निकाल दिया गया, अब इस कैनल से यहाँ जो लोग रहते हैं, अब देखिए यहाँ के लोगों को यहाँ नदी पे जाने के लिए तो या तो रोड से जाएंगे, लेकिन कैनल निकाल देने के कारण क्या होगा, यहाँ अगर कोई गाँव है, विलेज है, यहाँ से कैनल के किनारे विलेज है, अब ये कैनल में नाव रखेगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट वो कहीं पे चला जाएगा, तो इनलैंड नेविगेशन, समझ गए। देखिए याद रखिएगा ये लोग ना, बिजली से मतलब डैम से क्या क्या, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पहला वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक यूज, दूसरा इंडस्ट्रियल यूज मतलब डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज, 1 किलो 2 हो गया, तीसरा फ्लड कंट्रोल हो गया, चौथा रिक्रिएशन मनोरंजन के लिए, पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए, है ना, इनलैंड नेविगेशन पांचवा, एंड फिश ब्रीडिंग, है ना। इसमें क्या होता है, मछली पालन भी होता है, क्योंकि पानी का फ्लो होता है इधर उधर, तो मछली पालन भी होता है, मतलब इतने काम किए जाते हैं, है ना। बहुत अच्छा लगा पढ़ करके ये, है ना, इसका हम लोग लाभ देख रहे हैं। ये क्या हो गया, वाटर कंजर्वेशन का एक जो प्रॉब्लम था, वाटर स्कार्सिटी का जो प्रॉब्लम था, उसका एक सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। अभी सुनने पर पहले बता दें, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, तो आगे देखेंगे, ये तो सब उसका गुण बता रहे हैं ना, ठीक है ना। चलिए अब देखिए कुछ डैम का नाम आपको बता रहा है, सतलज ब्याज बेसिन पे, भाखर नागर, है ना, उसका प्रोटेक्ट वाटर यूज फॉर द बोथ हाइडल पावर एंड प्रोडक्शन, हीराकुंड प्रोजेक्ट, महानदी बेसिन, ठीक है। अब कहता है मल्टीपर्पज, अब तो इसका गुण हो गया। अब देखिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड मतलब समेकित, एक साथ हमारा सारा काम हो जाता है, एक ही जगह हम वाटर डैम बना दिए, उससे हमारा फ्लड कंट्रोल, मतलब जहाँ से पानी का सोर्स है, बड़ा ऊंचा डैम बना दिए, मतलब पानी जहाँ से नदी आ रही है, यहाँ से नदी आ रही है, इसके दोनों किनारे पर ऊंचे ऊंचे डैम है, बहुत ऊंचा है ना, ठीक है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया, इंटीग्रेटेड वाटर, है ना। क्यों लॉन्च किया, तो उसके मल्टीपर्पज का ये फैसिलिटी, इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच, we are thought of as a vehicles that will lead the nation development, मतलब इस सिस्टम को, डैमिंग सिस्टम को हमारे देश के नेताओं ने एक ऐसा गाड़ी, एक ऐसा मतलब रास्ता चुना जिससे देश आगे डेवलपमेंट के रास्ते पे चलेगा। अब देखिए रोजगार क्रिएट होगा, फिशिंग के काम करने वाले के लिए फिशिंग स्पॉट बन जाएगा, है ना। ट्रांसपोर्टिंग होगा, लोग जो कहीं आएंगे जाएंगे देखने के लिए, तो ट्रांसपोर्ट से आएंगे जाएंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होगा, मतलब कुछ जॉब की चुनो जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अब लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, इंडस्ट्री जो है ना, नर्मदा वाले में देखे होंगे जो
हर डेवलपमेंट का अपना अपना अलग अलग गोल होता है ना। इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे नर्मदा पे सरदार सरोवर डैम बने, लेकिन वहां के लोग चाहते थे नहीं। अब देखिए इसका साइड इफेक्ट में आएंगे, इसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब इस कारण से डैम का शुरू किया, क्योंकि सब उस समय के जो नेता ने उन्होंने सोचा या लीडर्स ने या जो हमारे देश के निर्माता थे उनसे ये बहुत अच्छा चीज़ है। और इस कारण से उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला डैम को बोला जो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है ना, आधुनिक भारत का मंदिर बोला इसे डैम को। मतलब इसकी इतनी, जैसे मंदिर में जाते हैं क्या होता है अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो उसी प्रकार डैम जो है आपकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं, बिजली दे करके, मछली पालन करके, फ्लड कंट्रोल करके, पानी सप्लाई करके आपके मनोकामना को की पूर्ति की जाती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, देखिए देखते हैं यहाँ पे कोसी है ना, बहुत सारे नदी, जैसे कोसी में डैम बना, कोसी को सौरव ऑफ बिहार बोला जाता है, दामोदर नदी को सौरव ऑफ बंगाल बोला जाता है, लेकिन उन सब नदियों पे ही डैम बना करके फ्लड कंट्रोल किया गया है ना। जो नदी आती थी एकदम पूरे को डुबा करके चली जाती है, अभी आती है बात क्या मैनेजमेंट का मतलब हुआ, जिसमें मतलब अगर हम उसको थोड़ा अच्छे से लुक आफ्टर करेंगे तो निश्चित ही वो चीज़ चेक हो सकता है, लेकिन इसमें हम डैम की गलती नहीं देंगे, इसमें डैम हम गलती देंगे मैनेजमेंट का, जो उसको सही से अगर कोई चीज़ बना, जैसे घर ही बना लिए तो उसको क्लियर नहीं करेंगे तो निश्चित ही ना वो होगा। चलिए इनिशिएट किया, आप देखिए ये तो सॉल्यूशन हो गया। अब है इसका साइड इफेक्ट। क्या बोला मैं शुरू बोला था, अगर डॉक्टर्स आपकी इलाज करते हैं तो आपको मेडिसिन देते हैं, आप सही हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है जो प्रॉब्लम था वो तो सही हो गया, लेकिन कोई दूसरा प्रॉब्लम आपका क्रिएट हो जाए। तो एक प्रॉब्लम तो सही हो गया, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम अब क्या आ रहा है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर इन रिसेंट ईयर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटिनी। बार-बार क्वेश्चन पूछता है ना, क्या है तो देखिए पहला बताता हूँ, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग रिवर्स इफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो। पहला कारण डैम बनाने से, डैम क्या कहता है, नदी की जो बहाव है, नदी तो मतलब नियंत्रण में रहने वाली चीज नहीं है, उसका तो अपना बहाव है, इसलिए ना टेढ़ी मेढ़ी, अगर नियंत्रण में रहता तो सीधी चलती, वो तो नेचुरल है, जिधर उसको मिलेगी कच्ची मिट्टी उसको। अब उसको हम डैम बना के नियंत्रण करना चाहते हैं तो उसका कारण क्या होता है ना, 10 साल 20 साल नियंत्रण में रहा, एक साल में ऐसा हुआ जैसे कि 2008 में कोसी में जहाँ नदी बह रही थी वहाँ खेत बन गया, जहाँ खेत था वहाँ से नदी बन गई। इसका रिजल्ट हुआ है ना, जो रात में जो लोग सोए हुए थे उनको सुबह जगने की जरूरत भी नहीं पड़ी, वो कहाँ गए होंगे बह करके है ना, उसका अपने तो नहीं जाना होगा, कौन जाना होगा नहीं पता। एक तो ये हो गया। दूसरा कारण है ना, एक्सेसिव सेडिमेंट्री एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर। क्या होता है, मेन होता है हम लोग डैम तो बांध तो बना दिए, लेकिन पानी का तो फ्लो है, तो धीरे धीरे इसमें सेडिमेंट बैठता जाता है। तो मान लीजिए हाइट था 10 मीटर का, लेकिन सेडिमेंट जो नदी में बैठता गया वो हाइट हो गया 9 मीटर। हम लोग तो देखें 10 मीटर तक पानी आएगा तो ओवरफ्लो नहीं करेगा, यहाँ तो 8 मीटर 9 मीटर में ओवरफ्लो। क्यों भाई, तो नीचे गाद बैठता जाता है। इसका प्रॉब्लम है, आप गाद निकालते हैं टाइम टू टाइम, उसमें से नदी में से गाद जो है कीचड़ निकालिए, नदी की गहराई को कीजिए, जिससे क्या पानी को स्टॉक कर सके। देखिए सब साइड इफेक्ट्स बता रहा हूँ। टेम्पल तो समझ गए, साइड इफेक्ट्स पहले क्या, नदी के नेचुरल फ्लो को रोकता है। दूसरा उसके सेडिमेंट्स हो जाने से नदी का जो है पानी बेरिंग जो कैपेसिटी है कम हो जाता है। तीसरा बता रहा है पुअर हैबिटेट्स ऑफ द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ, डैम्स आल्सो फ्रेगमेंट्स रिवर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक fauna and migrate, especially in the spawning. Reservoirs that are created on the flood spin also submerge the existing vegetation. सबसे बड़ी बात क्या है, जो मतलब डैम जो बनाया जाता है तो बहुत सारे क्षेत्र, डैम तो मतलब नदी ये बन रही है, नदी ये है, बांध यहाँ पे थोड़ी बनेगा, यहाँ से कई मीटर हट के दूर। अब इस बीच में जो जमीन है, इस बीच में जो जंगल है, इस बीच में जो घर है, वो सब नदी के जग में आ जाएगा, सब डूबेगा। ये सारा चीज जो है इसका एक प्रॉब्लम है, ठीक है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, डैम्स हैव आल्सो गिवन मेनी न्यू सोशल इवेंट, दो प्रकार का है ना।
they have the under direct scheduling, opposition of variety of reasons, एक तो हो गया। और दूसरा है सोशल, सामाजिक भी अर्थ आता है। कुछ लोग, कुछ समाज के कुछ वर्ग इसके सपोर्ट में होते हैं जिससे इसको फायदा है। अब इंडस्ट्रीज को इससे बिजली मिलता है तो बोलेगा हमको डैम चाहिए, लेकिन जिनका घर जाता है उसमें डूब जाता है, जो जंगल पे आश्रित है उनका जंगल डूब जाता है। इसलिए आप लोग देखते हो कि नर्मदा सरदार सरोवर बैंक में नर्मदा है उसका विरोध हो, ठीक है। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे। एक दिन में जाने रोज नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, मन से पढ़िए, मेरा है ना। मैं होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे बच्चे हैं, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और जहाँ पर कोई मुश्किल, दिक्कत, प्रॉब्लम हो तो आप लोग खुद सजग हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी, हेल्थी एंड आप सब अपने अध्ययन में रत होंगे और मुझे विश्वास है आप लोग ऐसा करेंगे, करते ही होंगे और करना भी चाहिए। आप लोग, चूँकि वीडियो लंबा होता है, हो सकता है थोड़ा बोरिंग हो, 10 से 10 मिनट तक का देखिए प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है। बार बार मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। और घर पे हैं, पेरेंट्स भी होते होंगे, मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा बच्चे को प्लीज़ थोड़ा इंटरेस्ट करें, थोड़ी थोड़ी देर करके, है ना। आप मैथ साइंस से अगर समय निकाल करके 10 मिनट, जब आप कोई काम नहीं हो तो 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 10-10 मिनट करके आप पर डे प्लीज़ देखा कीजिए। जब आप देखेंगे तो कुछ गलती सही कुछ नज़र आएगी, तब उसको कमेंट्स करेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ सुधार करने का हमें चांस मिले। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ ये आप लोग करेंगे, मुझे विश्वास है आप इसे निश्चित ही करेंगे। ओके, तो हम लोग कल वाटर रिसोर्स के बारे में देखे थे। जो वाटर रिसोर्स बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है और वाटर स्कार्सिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। वाटर स्कार्सिटी का जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो मतलब उसके क्वालिटीफुल वाटर, ऐसा पानी जो हमारे लिए लाभकारी हो, हमारे लिए हाइजीनिक हो, वो पानी, उसका पानी तो बहुत है। महासागर में पानी है, समुद्र में पानी है, गड्ढे में पानी है, नाला में पानी है, बाढ़ का पानी है, पानी तो बहुत है ना। लगभग 75%, 80% पूरे नदी नाले झील को ले लिया जाए, समुद्र को ले लिया जाए तो पूरे धरती पर 80% पार्ट जो है सो वाटर कवर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है फ्रेश वाटर, मतलब क्वालिटीफुल वाटर। स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी मतलब कहते हैं लैक ऑफ द क्वालिटीफुल वाटर, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जब देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों ने देखा जो जैसा कि डैम या जो था वो शुरू एंशिएंट टाइम से शुरू हो रहे थे, लेकिन हम लोगों ने जब हमारे देश के आज़ाद होने के बाद तो यहाँ के जो राष्ट्र के जो नवनिर्माण करने वाले लोग थे उन्होंने डैम को एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के रूप में यूज किया, जो एक साथ बहुत सारे चीज़, जिसमें हम लोग कल देखा था, है ना, बिजली प्रोडक्शन करना, इरिगेशन करना, फ्लड कंट्रोल करना, फिशरी मतलब मछली को के उत्पादन को बढ़ाना, रिक्रिएटमेंट मतलब रिक्रिएशन करना, रिक्रिएशन में मनोरंजन का साधन उपलब्ध करवाना और इरिगेशन, इन सारे चीज़ एक साथ होता था। ठीक है, अब हम लोग इसके फायदे पड़े, मैं उस समय जो प्रॉब्लम था उसके सॉल्यूशन के अनुसार वो बहुत अच्छा था। लेकिन जब धीरे 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 डैम का बनने लगा, बहुत सारे डैम आप लोगों को मैं कल भी दिखाया था, मैं फिर आज बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ से देखिए कितना डैम है, सलाल प्रोजेक्ट, भाखड़ डांगर, टेहरी, फिर यहाँ देखिए सरदार सरोवर, फिर कोयन, फिर देखिए तुंगभद्रा, फिर यहाँ देखिए हीराकुंड, उसके बाद देखिए रिहन, इस तरह बहुत सारे। उसके बाद यहाँ पे मैथुन है ना, यहाँ पे देखिए और भी दामोदर, पंचतक, इतना ही दूर में देखिए इतने ही दूर में कितने डैम, 1 2 3 4 डैम है। फिर और कुछ भी डैम यहाँ भी देखिए, कुछ डैम नहीं भी दिखाए गए हैं। तो क्योंकि फैसिलिटी बढ़ रहा था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा था, 22% जितने भी देश में इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन होता है उसका 22% इससे होता है। अब तो सॉल्यूशन उस समय नजर आया, लेकिन उसका अब धीरे धीरे है ना, लंबे समय के बाद उसका कुछ साइड इफेक्ट्स होने लगा। अब क्या साइड इफेक्ट्स होने लगा? 2 प्रकार का। एक तो मतलब नेचुरल साइड इफेक्ट होने लगा,
एनवायरमेंटल साइड इफेक्ट होने लगा और एक सोशल साइड इफेक्ट होने लगा। एनवायरमेंटल साइड इफेक्ट में क्या होने लगा, जो डैम बनने के कारण नदी का जो नेचुरल बहाव था उसमें डिफरेंस आने लगे, नदी के जो नेचुरल बहाव में उसमें सीड्स बैठने लगे। डैम ऊंचा होने के कारण बहुत सारे क्षेत्र जो है सो जल जमाव के, ठीक ना, वाटर लॉगिंग के अंतर्गत आ गए, अंडर वाटर लॉगिंग आ गई, ये सब। उसके बाद अर्थक्वेक का प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि जमीन को तो मिट्टी कहीं से कोड़ करके बांध बनाया जाएगा, इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम होने लगा। सोशल क्या होने लगा, तो सामाजिक स्तर पे कुछ लोग जो है इसका विरोध करने लगे, क्योंकि जिन लोगों का इनसे किन्हीं का जीवन यापन चलता था, बिजली प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज को बिजली मिल रहा है, उससे उनके उद्योग धंधे के काम चलते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ मतलब ट्राइबल पीपुल हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, जिनके जो है सो खेत खलिहान जंगल जीवन सब उससे छीन गए, ठीक ना। इस तरह इसके सपोर्ट में बहुत सारे हमारे देश के सोशल वर्कर्स, सोशल कार्यकर्ता मतलब भी इसमें आए। इस तरह दो प्रकार का जो है एनवायरमेंटल और सोशल, दोनों। एनवायरमेंटल में क्या बताया, जो एनवायरमेंट से प्रॉब्लम, जैसे नदी का नेचुरल बहाव, नदी फ्लड का जो कंट्रोल था उसको भी हम लोग नहीं रोक पा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि नदी में सीड्स बैठ आ गया तो नदी का लेयर जो है ऊपर उठता गया, इसलिए नदी जो पानी डैम जो पानी पहले कवर करता था उससे अब कम पानी कवर करने लगा। ये सब सारी प्रॉब्लम आने लगी, वही को बता रहा है जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड, देखते हैं यहाँ पे कारण है ना, ये बताया उसका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स हैव also been caused many new social movements, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी डैम आंदोलन, मतलब ये सब सोशल, क्योंकि उससे जो लोग प्रभावित होते थे, जिससे उनको बुरा प्रभाव पड़ता था, वो लोग उसका विरोध किए। लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल, लोगों को मतलब डैम बन रहा है वहाँ पे लोग घर बना कर रह रहे हैं, अब डैम बनने के कारण गवर्नमेंट को वहाँ से विस्थापित करना पड़ता था। अब देखिए उसमें कितना खर्च, एक तो डैम बनाने का खर्च, अब लोग जो वहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको भी खर्च दीजिए, या नहीं दीजिए तो लोग आंदोलन करेंगे, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आने लगे। देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में, सेव नर्मदा मूवमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO है, ठीक ना, दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपुल, फार्मर, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर, गुजरात। अभी बताया कि सरदार सरोवर जो कि 2016 में उसका बाद में बहुत दिनों तक संघर्ष चलता रहा, लेकिन ओवरऑल ये डैम बन के तैयार हुआ और 2016 में ये डैम यहाँ पे है जो ये चालू हुआ। यहाँ पे देख रहे हैं कि नर्मदा नदी पे ये सरदार सरोवर नाम है, जहाँ पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वही नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेच्यू है। ये सब चीज प्रॉब्लम आने लगी। इट ऑलरेडी फोकस्ड ऑन द एनवायरमेंटल इशूज रिलेटेड टू ट्री कैट, उतना ही देखते हैं मतलब लोग का डिस्प्लेसमेंट, पेड़ का कटना, बहुत सारे जगह बाढ़ में हमेशा के लिए डूब जाना, ये सारे प्रॉब्लम होने लगे। अर्थक्वेक का मतलब डैम के कारण, क्योंकि मिट्टी जो हम हटाएंगे तो धरती का क्रस्ट थोड़ा पतला होगा, अब कोई भी चीज़ को आप रखिएगा बार बार तो पतला होगा कि नहीं होगा, तो अर्थक्वेक का डर यानी मतलब उसके टूटने का डर, ये सब चीज़ होने लगा। तो इस तरह हम लोग देखें जो ये जो है डैम अब जा करके एक यहाँ पे क्लियर लिख दिया है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या कारण है, तो डैम जो है अब एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या डैम बनाना अब एक जो है ना सो गवर्नमेंट अब नया में देखोगे नहीं देखोगे अब कोई डैम बनाने में गवर्नमेंट परियोजना लाती है, क्योंकि एक तो खर्च और दूसरी बात मतलब लोगों में भी इस तरह का सपोर्ट विरोध ये सब होने लगता है, इसलिए गवर्नमेंट इस चीज़ को अब नहीं करना चाह रही है। People feel that their suffering would not be and get accepted in the from a displacement, believing in the promise of the irrigated fields, plentiful harvest. So the orphan survivor Rehan told us that they accepted their suffering as sacrifice for the sake of their nation. But now, after 30 मीटर, मतलब लोग देखिए क्या होता है देश के लिए। अब रिहन डैम यहाँ पे है उत्तराखंड में, है ना, यहाँ पे देखिए टेहरी डैम, तो लोग बोला ठीक है, लोगों को समझाया गया कि भाई देश का डेवलपमेंट हुआ, बोला ठीक है हम देश के डेवलपमेंट के लिए अपने स्थान बदल लेंगे, हट जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी ना। लेकिन वो लोग 30 वर्ष हो गया,
डैम बन रहा है, डैम बन गया और हम लोग के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब क्या है? तब तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना। झूठे आश्वासन दे करके डैम बना दिया, जिस लोगों को जो आश्वासन दिए उसका पूर्ति नहीं करें, ये सोशल जो है ना डिवीजन का कारण बनेगा कि नहीं कारण बनेगा, ये सब चीज बने लगे। अब इरिगेशन है ऑल्सो चेंज। अब देखिए क्रॉपिंग पैटर्न, अब इरिगेशन, जैसे जैसे इरिगेशन डेवलप हुआ है ना, तो लोग जो है खेती करने के पैटर्न बदल गए। हम लोग को याद है, हम लोग नहीं देखते थे इतने गेहूं का फसल, है ना। हम लोग जब 89 में पढ़ते होंगे तो शायद हम लोग ने नहीं देखा होगा इतना गेहूं का फसल, है ना इतना इरिगेशन। बरसात के बाद लोग जा करके चना जौ, है ना, इस तरह का कुछ जो है ना दलहन छींट लेता, वैसे बिना खेत के धोते, हो गया कहानी खत्म। लेकिन आज देखिए जैसे जैसे इरिगेशन सिस्टम है तो ठीक है, हम ये जानते हैं एक तरफ फसल का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बढ़े जो वाटर लेवल भी डाउन हो जा रहा है। तो कह रहे हैं यहाँ पे इरिगेशन हैज आल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न, मेनी रीजन्स विद फार्मर शिफ्टिंग वाटर इंटेंसिव एंड द कमर्शियल क्रॉप्स। दिस हैज ग्रेट इकोलॉजिकल कंसिक्वेंस लाइक सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल। सैलिनाइजेशन जैसे मिट्टी में सब जानते हैं नमक है, उसमें पानी घुलता है, तो पानी जैसे ही हम लोग देते हैं पानी देते क्या लोग वाटर लॉगिंग करते हैं, तो उसमें जो नमक है घुल जाता है, तो पानी तो या तो शिफ्ट डाउन हो गया, जमीन में सोख लिया गया, या वाटर इवेपोरेट होकर ऊपर बच गया नमक। इस तरह नमक का लेयर धीरे धीरे मिट्टी पर बैठने लगता है, जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी को वो कमजोर करता है। इस तरह इकोलॉजिकल बैलेंस जो है ये बिगड़ता है। उसके बाद कहते हैं एट द सेम टाइम इट हैज ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप, इंक्रीजिंग द सोशल गैप बिटवीन द रिचर लैंड ओनर्स एंड द लैंड स्टूडेंट। ये भी एक काम करता है। अब जिसके पास अधिक जमीन है, इरिगेशन सिस्टम डेवलप कर रहा है, तो किसान धनी पे धनी हो जा रहा है। जिसके पास इरिगेशन सिस्टम नहीं है, जिसका अपना पंप सेट नहीं है, वो उसी ट्रेडिशन वाले खेती कर रहे हैं। जिनके पास स्मॉल प्लॉट है, जैसे इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे 9th में, पालमपुर में छोटा छोटा प्लॉट है, तो ये सोशल गैप, रिचर और पुअर का जो सोशल गैप क्रिएट करता है। As you can see, the dams did create conflicts between people wanting different uses and benefits from the same water resource. देखिए क्या बताए थे, इकोनॉमिक्स पढ़े थे, हर आदमी का अपना डेवलपमेंट गोल अलग अलग होता है, तो हमें कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल लेके नहीं चलना होगा, कोई एक बीच का रास्ता निकालना होगा। In Gujarat, the Sabarmati basin farmers were agitated and almost caused the revolt over the higher priority given to the water supply in urban area, particularly during the drought. Interstate water, मतलब देखिए अब गुजरात के लोग में यहाँ पे जो है कहता है एजिटेटेड गुजरात साबरमती बेसिन फार्मर जो है जो बोला जब बाढ़ आती है तब हम लोग का खेत डूबता है, और जब ड्रॉट हो जाए तो हम लोग का खेत चले, दोनों तरफ हम लोग का नुकसान। शहर को पानी सप्लाई हो ही, चाहे ड्रॉट हो चाहे बरसात हो, है ना। ड्रॉट है कहीं भी शहर में है, पानी दो, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहते हैं ना, वहाँ पानी दो। इस सब चीज का जो है ये सब क्या हो गया, दो प्रकार का प्रॉब्लम हुआ। ये सोशल प्रॉब्लम हुआ क्या, तो रिचर पुअर का, शहर और गांव का, कोई चाहते हैं बिजली प्रोडक्शन हो उनका, कोई चाहता है नहीं डैम नहीं बने क्योंकि हमारा घर ये हो जाएगा। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, नदी के नेचुरल फ्लुएंस का, ठीक ना, अर्थक्वेक का, जंगल के कटने का, ये सब जो है सो ये सब डिमेरिट्स। आगे आते हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट अरोज ड्यू टू द फेल्योर ऑफ अचीव। इसलिए जिस पर्पस से, अब देखिए जितना हम लोग उसका फायदे देखिए, रिक्रिएशन, फ्लड कंट्रोल, तो फ्लड कंट्रोल भी अब नहीं हो रहा है, ठीक ना। इरिगेशन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब जिस नदी तो हर राज्य से निकलती है, अब जैसे कर्नाटका से निकली केरला से तमिलनाडु, अब कर्नाटका बोलेगा मई जुलाई में हमको पानी पहले मिलेगा, तब हमारे घर से हम पानी को पहले पानी रोक दिया। तमिलनाडु बोला कि हमको पानी ही नहीं मिल रहा है। ये सब चीज जो है अब बोलेंगे कि सर क्या इसके लिए हम डैम छोड़ दें, नहीं, तो बार बार बता दो छोड़ना नहीं, इसी में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना होगा, है ना। 5 लीटर पानी है,
5 आदमी है तो भाई सबको 1-1 लीटर मिले। ये नहीं जो आप प्रधानमंत्री हैं तो आपको 5.25 लीटर मिल जाए 5 लीटर में, हम लोगों को 6 लीटर मिल जाए। 5 लीटर पानी है, 5 लीटर मतलब 5 लीटर 5 लीटर प्रधानमंत्री को मतलब रिच पर्सन को, 6 लीटर गरीब को, 5 लीटर पानी में कितना बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि देखो ठीक है, आपको 1 लीटर में गुजारा कीजिए, हम 1 लीटर में गुजारा करें, तो सॉल्यूशन निकल सकता है, मिल बैठ करके निकालेंगे तो। अब देखिए यहाँ पे डैम्स दैट were constructed to control floods triggered flood due to the sedimentation in the reservoir। बना फ्लड को बढ़ा रहा है क्योंकि नदी का जो सीड्स, नदी का लेयर धीरे धीरे ऊंचा हो जाता है। नदी जो कि नेचुरली तो नहीं बोल, उसका तो फ्लो बांध से बांध दिया गया ना, पहले नदी इधर जाती उधर जाती, तो उसका सिर्फ ये भी। दूसरा, फ्लड्स हैव नॉट ओनली डिवास्टेटेड लाइफ प्रॉपर्टी बट आल्सो कॉज एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। ये सब डैम्स के उसका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंक्लूड अर्थक्वेक तो कॉज वाटर बोर्न डिजीज एंड पेस्ट एंड पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। ये सब इसके डिमेरिट्स हो गए। तो यहाँ पे यहाँ पे डू यू नो दैट कृष्णा गोदावरी डिस्ट्रिब्यूट ड्यू टू द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, इट इज रेगुलेटेड द डाइवर्शन ऑफ द होल वाटर पोयन बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। दिस वुड रिड्यूस डाउनस्ट्रीम फ्लोइंग। अब इधर से नदी बह सकती है, देखिए कोयन डैम, आप देखिए कोयन डैम यहाँ पे देखिए, कोयन डैम महाराष्ट्र होकर गुजरती है, कर्नाटक में जाती है, फिर आगे आंध्र प्रदेश में जाती है। अब गर्मी है, महाराष्ट्र में जानते हो गर्मी वर्षा कम होती है, वैसे भी ये राज्य जो है यहाँ पे पानी रोक लेता है। 4 फाटक क्योंकि राज्य में, इसके राज्य में स्टाफ वहाँ पे इसका है, ये 10 फाटक खोलना है तो 5 फाटक खोला, 5 फाटक खोलना है तो 2 ही फाटक खोला। अब इधर पानी का अभाव होता गया, ये सब डिस्प्यूट होता है। अब चलिए, अब इस प्रॉब्लम को भाई सॉल्व कैसे किया जाए, तो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है वाटर हार्वेस्टिंग, पानी की खेती करो। नहीं, एक आश्चर्य बारे की बात है ना, पानी की खेती सर, खेतों मतलब पानी बोएंगे और पानी जन्मेगा और उसमें हम फसल काटेंगे नहीं। वाटर हार्वेस्टिंग मतलब स्टोरिंग ऑफ वाटर। अब जो बरसात की मौसम आता है हमारे राज्य बोर्ड है ना, उस बरसात के मौसम में वो जो पानी छत से है ना नदी से बह कर इधर उधर चला जाता है, उसको हम स्टोर करें और स्टोर करके है ना। आज हमारे राज्य में भी हमारी गवर्नमेंट ने एक परियोजना बनाई है, जितने भी पुराने पोखरा तालाब कुआं उसको फिर से उसको जलाया जाए, है ना। अगर कोई कुआं ये हो जाए तो उसको फिर से मतलब उसको गड्ढा करके फिर से मतलब क्या बरसात में वो पानी को स्टोर कर। नहीं देखो तो गाँव में पोखरा भर के लोग घर बना रहे हैं, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी। पहले लोग पोखरा खुलवाता था, है ना। तब ये सब चीज़ें इसको वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू इसको कर सकते हैं। और ये वाटर हार्वेस्टिंग मतलब हमारे वाटर लेवल को भी करेगा। देखिए वाटर लेवल को ऊंचा कर सकता है। देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं हम छाते को ऐसे नहीं रखें, छाते को ऐसे रखें, मतलब पानी स्टोर करो। सबसे तरीका देखते हैं यहाँ पे रूफ रेन वाटर, है ना, रूफ रेन वाटर टॉपिंग। देखो ये सब अंडरलाइन है यहाँ पे। देखिए जगह जगह schools हर जगह वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, particularly in Rajasthan. In food plains Bengal, people developed inundation channels to irrigate their fields. खादीन्स, जैसलमेर, जोहार्स, ये सब नाम है सब, जितने भी अंडरलाइन है इसको अंडरलाइन करके हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज अवेलेबल अल्टरनेट बोथ सोशियो इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली। एक ऐसा चीज़ है ये, देखिए ऐसा चीज़ है जिसको सिर्फ हम लोग केयर करके बढ़िया से स्टोर कर ले तो हमारा एनवायरमेंटल भी बचाव होगा और हमारा सोशल भी बचाव होगा। बंगाल समेत तमिलनाडु एक राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पे कानून है, हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। कोई भी अपने रूफ का, छत का, है ना, झोपड़ी का पानी बाहर नहीं फेंकेगा, सबको गड्ढा खोद करके या जैसे भी हो पानी को स्टोर करना है। सबसे आसान तरीका है। हमारे राज्य में भी बोले इस साल मतलब ये प्रोजेक्ट आ गया गवर्नमेंट का
तो हर जो भी पुराना पोखरा तालाब कुआं है उसको फिर से हम रीजनरेट करके उसमें करें। देखिए कुछ उदाहरण दिया है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। जो माना महाराष्ट्र में जो टंका है, द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन टंका टिल द नेक्स्ट रेनफॉल मेकिंग द एक्सट्रीमली रिलेवेबल सोर्स। रेन वाटर और पलार पानी, पलार नहीं कहता पानी का जो बहुत जोर से जो बहाव होता है उसको ना पलार पानी का बह रहा है, तो पलार ये सब देखिए कहाँ देखते हैं यहाँ पे ए पुल लीड्स द सर्कुलर विलेज टैंक। सर्कुलर देखो टैंक है, देखो मौसम में भी इस तरह का रहता है। जगह जगह तो नाम अपना जो भी है, पोखरा हो कहीं पुल हो कोई कुछ बोले, लेकिन प्रोसेस वही होता है पानी को स्टोर करने का। यानी कि हम पानी और हर जगह होता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे ये बैम्बू से कहाँ पहाड़ों पे से देखिए कैसे एक चैनल से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे बैम्बू से नाला बना करके पानी ले जाता है। ये तो उसका है ना गेंडा टू रिसीव एन एनुअल 1000 mm with 80% of the collection efficiency and about 10 filling every house can be collect the use of 50,000 liters of water annually. Tamil Nadu is the first state in India which has made roof rain water harvesting structure compulsory to all the houses. कानून बना के वहाँ पे हर घर को कंपलसरी बना दिया गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप लोग इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन। इससे मैप बहुत निश्चित रहता है। और ये जो पेज है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये पेज यहाँ से ये दिख रहा है, पेज नंबर आपका है कितना है, पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 से ये जो है कुछ मतलब आपका जो बारहवें सब में जो कैसे वहाँ पे अंडरग्राउंड है, तो ये दिया ना द टंका could be large as big rooms 4.27 meter long and 2.44 meter wide, ठीक ना, और 6.1 मीटर गहरा, इतना गहरा डीप होता है, इतने पानी स्टोर करके राजस्थान सब में। लेकिन वहाँ भी डाई जो है ना थोड़ा ये इंदिरा गांधी कैनल बन जाने के कारण जो है जो पानी का उपयोग उतना नहीं, लेकिन फिर भी ये चीज़ करेंगे तो निश्चित ही हम लोग को ये जो प्रॉब्लम है ये दोनों तरह से सॉल्यूशन होगा, एनवायरमेंटल भी और इकोलॉजिकल भी। ओके, थैंक यू। अब हम लोग फिर डिस्कस करेंगे।